हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, आरबीआई ने देखो अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एफआई इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं वो लॉन्च कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, यानी जो आपका इस साल मार्च ख़त्म हुआ है तब तक के लिए। तो इस साल जो है आपका राइज हो गया है, सो इट्स रोज टू 70। तो इससे पहले जो था आपका पिछले साल के लिए वो 67 था, अब बढ़ के 70 हो गया है। और मेन आपके पॉइंट्स क्या हैं कि हमें इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है कि लोग जो हैं देखिए उनका यूसेज बढ़ चुका है। सो दे आर नॉट ओनली ओपनिंग बैंक अकाउंट्स बट अपने बैंक अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन, सेविंग, डिजिटल पेमेंट्स, गूगल पे है ना, फ़ोन पे आजकल हर कोई करता है। तो उसके बढ़ावे की वजह से बेसिकली ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 70 हुआ है। चलो इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सो आरबीआई का एक कंपोजिट स्कोर होता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स को देख के ये स्कोर ये निकालते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ना वो देखते हैं कि जो भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको एक्सेस है और कितना वो यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को, चाहे वो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पोस्टल कुछ भी है, आपका पेंशंस ऑनलाइन बेसिकली आपका कितना है, ऑनलाइन हो गया चाहे आपका फिजिकल एक्सेस हो गई, उसमें सब में आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स दिखता है। इसमें 0 to 100 की स्कोरिंग होती है। 0 का मतलब है बिल्कुल एक्सक्लूजन है, किसी को कुछ भी एक्सेस नहीं है। 100 का मतलब है फुल इंक्लूजन। तो ऑब्वियसली हम लोग 100 तक जाना चाहते हैं। और कोई भी ना देखो इसका बेस ईयर नहीं है, ठीक है, ये क्या होता है पिछले साल के कंपैरिजन में ही हम देखते हैं। और इसको एनुअली आरबीआई पब्लिश करता है, आपका यूजुअली जुलाई में लेकर आता है। अब इसमें क्या है, 3 पिलर्स पर ये एक्सेस होता है। सबसे पहला है आपका 3 पिलर्स पर कैलकुलेट होता है। सबसे पहले एक्सेस, जिसको 35% वेटेज देते हैं कि क्या लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच रही हैं, एटीएम है, बैंक ब्रांचेज हैं, डिजिटल आउटलेट्स हैं या नहीं। देन यूसेज को 45% कि ठीक है बैंक अकाउंट सबके पास आ गए, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, पर क्या लोग उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं। देन क्वालिटी 20% कि ओवरऑल यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है, कि क्या एक्चुअली में उनको क्वालिटी उससे मिल रही है, उनको बेनिफिट हो रहा है, फाइनेंशियली वो लिटरेट हैं या नहीं है, सर्विसेज फेयर हैं या नहीं है। चलिए नेक्स्ट है ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। उन्होंने विश्वास 2026 इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या है, ये आपका वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है टू पीसफुली सेटल पेंडिंग पेनल्टीज एंड डैमेज रिलेटेड डिस्प्यूट्स विद एम्प्लॉयर्स। तो कोई भी एम्प्लॉयर्स हैं जिनके कुछ भी देखिए ईपीएफओ के रूल्स के अंतर्गत कोई भी उन्होंने पेनल्टी देनी है तो उसके लिए लॉन्च किया गया है। 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। और जो भी बिजनेसेस हैं जिनकी कोई भी पेनल्टी नोटिस गया हुआ है, जिनकी ईपीएफओ की तरफ से कोई उनका कोर्ट डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। और इसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड विश्वास सेल्स भी आपके इस्टेब्लिश किए हैं। नेक्स्ट है आरबीआई ने देखो न्यू रूल्स इशू किए हैं रिगार्डिंग स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, एसएनएफए जिसे हम बोलते हैं, अंडर इट्स स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क टेकिंग इफेक्ट ऑन October 1st 2026। तो देखो एसएनएफए क्या है, कभी भी कोई बोरोअर होता है ना, मानो उसने लोन पे डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, अब यानी कि उन्होंने किश्तें नहीं दी है ना, आपको पता ही है कि एनपीए होता है जब हम डिफ़ॉल्ट हो जाता है लोन पे आपके 90 डेज़ तक के लिए। सो उसमें क्या होता है, बैंक ना कभी कभी क्या करता है, ओनरशिप ले लेता है बोरोवर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, लैंड की, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, आपको पता है कोलेटरल जो भी रखा होता है ना, कि उसको बेच के हम अपने ड्यूज़ रिकवर कर लेंगे, ठीक है, आप लोन नहीं दे रहे हो। सो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इनको ही स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एस एन एफ ए क्या है ये पता होना चाहिए आपको। चलिए अब न्यू रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने क्या निकाली है इसके अंतर्गत। सो नो बायबैक लूप होल, तो बैंक्स और लेंडर्स जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं आरबीआई की, उनको फॉरबिड कर दिया गया है कि आप इन सीज्ड प्रॉपर्टीज़ को ओरिजिनल बोरोवर को नहीं बेच सकते, कि जिससे लिए उसी को बेच रहे हो है ना, या फिर उनके प्रोमोटर्स को या फिर उनके बिजनेस एसोसिएट्स को, फिर ऐसे तो घूम के प्रॉपर्टी वहीं आ गई है ना। एंड ये रूल उन्होंने क्यों बनाया है, जिससे क्या हो, बैड बोरोवर्स कुछ होते हैं ना जो बड़ा बड़ा लोन लेके कहते हैं हमने तो लोन वापस ही नहीं करने, ठीक है, और कहाँ के तुम तो हमारी प्रॉपर्टी ले लो और सीक्रेटली अपनी प्रॉपर्टी खुद ही डिस्काउंट पे, क्योंकि देखो कम देना पड़ेगा ना फिर लोन से अमाउंट, तो खुद ही अपनी प्रॉपर्टी बेच लेते हैं जिससे उन्हें लोन कम देना पड़े, करते हैं ना कई लोग ऐसे। देन इसके साथ साथ लेंडर्स जो हैं इनको इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को फेयर प्रोसेस होनी चाहिए पूरी पब्लिक ऑक्शंस के थ्रू, 7 साल के अंदर बेचना है, तो ये रूल्स उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस दे दी हैं फॉर परिवर्तन स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है आपका प्रोग्राम फॉर एसिलरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशंस,
ठीक है। तो इस स्कीम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत अब भी देख लेते हैं। सो ये क्या है, जो देखो बहुत ट्रक्स और बसेज हैं ना जो बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत पोल्यूशन करती हैं, उनको बेसिकली आपके नेशनल कैपिटल रीजन में ये लॉन्च की गई है स्कीम कि उनको चेंज करना है विद BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सके। तो आपका जून 3, 2026 को इसे लॉन्च किया गया था। बजट है इसका 9,585 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें से 5,041 करोड़ रुपीज़ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एग्जीक्यूट कर रही है अलॉन्ग विद NCR प्लानिंग बोर्ड। देखो उसमें ना बायर्स को बहुत बेनिफिट्स रहेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे हम क्यों अपने ट्रक्स बदले हैं ना, तो उनको कंसेशन मिलेगा ऑन मोटर व्हीकल टैक्स एंड वेव्ड रजिस्ट्रेशन फीस। 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी अगर वो लोन्स लेते हैं, एंड इसके साथ साथ 8% डिस्काउंट भी मिलेगा फ्रॉम व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। बहुत आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑलरेडी इस स्कीम में जुड़ भी चुके हैं सरकार के साथ। नेक्स्ट है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने विकसित कृषि एंड समृद्ध किसान रोड मैप लॉन्च किया है। किस उपलक्ष्य में, किस आपके दिवस पर, तो 98 फाउंडेशन डे बनाया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईकार ने, तो उस दिवस पर उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, कि ऑब्वियसली आपका जो किसान हो वो डेवलप करे, उनको समृद्धि मिले। चलो इसके साथ साथ क्या क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, जो आईकार ने कहा है कि हम 100 मॉडल विलेजेस बनाएंगे फोकस्ड ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, मॉडर्न वाटर कंजर्वेशन। समझ गए ना, सब कुछ क्लाइमेट का उनका बड़ा अच्छा स्मार्ट वे में कि हमें उसको क्लाइमेट को भी बचाना है, कंजर्व करना है, क्रॉप्स को भी बचाना है। देन मिशन आईकार 100, इसमें क्या होगा, आपके कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं ना जो, ठीक है, जो आपके गाइडेंस देने के लिए बने हैं सारे फार्मर्स को, उनको अपडेट किया जाएगा विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ईच सेंटर जो है 100 लोकल विलेजेस को सपोर्ट करेगा। देन वन इंस्टीट्यूट वन ग्रैंड इनोवेशन। सो जो भी देखो आईकार के अंतर्गत ना बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तो हर इंस्टीट्यूट को आईकार एक एक टास्क देगा टू क्रिएट एटलीस्ट 1 ब्रेक थ्रू फार्मिंग इनोवेशन ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। चलो आईकार के बारे में जान लेते हैं। सो ये 16 जुलाई 1929 को इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ऑपरेट करता है, और अभी डॉक्टर मांगी लाल जाट जी जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर्मली सबमिटेड इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस टू बिकम 123rd मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। ठीक है, तो एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं। जो ये एग्रीमेंट है ना आपका 12th WTO की, यानी कि आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनीवा में जून 2022 में, वहाँ पे एक ये बनाया गया था कि हमें एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए, और ऑफिशियली ये एग्रीमेंट आपका कब इफेक्टिव हो गया, September 15, 2025 को, और ये फर्स्ट एवर WTO एग्रीमेंट है स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट इन ओशंस। और क्या क्या गोल हैं इसके, कि ना गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है ना, ठीक है, उनको रोकना है, क्योंकि इससे क्या इनकरेजमेंट हो रही है, एक तो इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है, ओवर फिशिंग इन एरियाज वेयर फिश पॉपुलेशन आर ऑलरेडी डेंजरसली लो, एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स दैट डैमेज मेरीन इकोसिस्टम्स। तो ये कह रहे हैं ठीक है, फिशरीज देखो ग्रो करने के लिए चाहिए, लेकिन सब्सिडी इतनी भी मत दो कि उसका सब कुछ इलीगल यूज़ हो रहा हो। अब देखो इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है, इससे स्मॉल स्केल फिशर्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि लार्ज जो इंडस्ट्रियल नेशंस है ना, वो बहुत देखो उनके पास तो पैसा बहुत है, वो तो सब्सिडी दे देते हैं ना, तो उससे क्या होता है जो अब छोटे छोटे फिशर्स हैं उनको नहीं मिल पाता बेनिफिट, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगा। देन सी फूड रेपुटेशन जो है, सो इसको जब देखो जॉइन इंडिया ने कर लिया, तो ये क्या दिखाता है, दैट इंडिया प्रैक्टिसेस इको फ्रेंडली मेरीन मैनेजमेंट, तो उससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रेपुटेशन बेटर होगी। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने एक नया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लॉन्च किया है कर्नाटका बेंगलुरु में। सो उन्होंने देखो IST तो हमें पता ही, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है, अब वो क्या होता था पहले ना, हम GPS दूसरी कंट्रीज़ का यूज़ करते थे, ठीक है, देखने के लिए IST हर जगह हमारा, हम फ़ोन्स देखिए ना, फ़ोन पे टाइम कैसे आप लोगों का पता चलता है, फ़ोन के ये टाइम हो रहा है, आप कहीं ना कहीं उसे GPS से लिंक करते हो। तो अब उन्होंने इंडिया की वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। सो एक ये आपके इंडियन टाइम ट्रैकिंग नेटवर्क बनाया जा रहा है, सो दैट कंट्री डजंट हैव टू रिलाई ऑन फॉरेन GPS फॉर एग्जैक्ट टाइम कीपिंग। और ये क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज़ करेगा
टू डिलीवर टाइम सिंक्रोनाइजेशन विद सब नैनो सेकेंड एक्यूरेसी। बिल्कुल मतलब समझ लो बहुत छोटे उस पर एक्यूरेसी आएगी। अब देखो किन किन फील्ड्स के लिए ना ज़रूरी है कि एक्यूरेसी बिल्कुल टाइमली, समझ लो एक भी वो कहते हैं ना नैनो सेकंड का फ़र्क नहीं होना चाहिए। बैंकिंग के लिए, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, फाइनेंशियल ट्रेडिंग के लिए, टेलीकॉम के लिए, पावर ग्रिड्स, डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इसे बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अलॉन्ग साइड इसरो, एनपीएल, बीएसएनएल एंड सेबी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, देखो उनका ना एक पेनामा डैशबोर्ड है, ठीक है। पेनामा का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। समझ के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं ना वहाँ इस डैशबोर्ड पे उनका ट्रैकिंग होती है, ठीक है। सो ये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है दैट ट्रैक्स हाउ इंडियाज़ मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग। तो जो भी बड़े बड़े हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हैं ना, आपका फार्मा का हो गया, आपका आईटी के हो गए बड़े बड़े, सो ये उन्होंने अब उसे अपडेट किया है। 44 न्यू इंडिकेटर्स ऐड किए हैं जिससे अब आपके टोटल नंबर ऑफ परफॉर्मेंस मीट्रिक्स 165 हो गए हैं। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने फर्स्ट फेज़ ऑफ शब्द लोक जो है उसे इनॉग्रेट कर दिया है। सो शब्द लोक मतलब ही पता चल रहा है शब्दों का है ना म्यूजियम। सो इंडिया का वेरी फर्स्ट इंटरैक्टिव एंड टेक एनेबल लैंग्वेज म्यूजियम है। कहाँ खोला जा रहा है? नेशनल लाइब्रेरी कैंपस कोलकाता वेस्ट बंगाल में 41 करोड़ की लागत के साथ। इसमें क्या है आपके 380 इंडियन लैंग्वेजेस फीचर किए जाएंगे, 9 गैलरीज होंगी, उनका अलग अलग आपका बताया जाएगा। एंड देन इसमें 3D हॉलोग्राम्स, मोशन सेंसर्स, बड़ा AR VR बड़ा अच्छा इन्होंने खोल रहे हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 पास किया है और इसके बाद छत्तीसगढ़ पहला इंडियन स्टेट बन गया टू लॉन्च रिस्क एंड ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम। सो इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने MOU साइन किया, नॉर्वेजियन कंपनी है एक टाइडल सेल AS उसके साथ, ठीक है। क्यों साइन किया है? एक 500 किलोवाट का रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट वो लगाएंगे, ठीक है। सो इसमें क्या है बेसिकली जो रिवर है आपको पता है ना उसका काफ़ी तेज़ करंट से बहती है, वो ऊपर से शांत लगती है, नीचे बहुत तेज़ होते हैं, तो उसको बेसिकली उसके फ्लो को यूज़ किया जाएगा एनर्जी बनाने के लिए। Then next है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टू लॉन्च अ ग्रीन स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट है लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं VK सक्सेना जी, उन्होंने इंडिया के फर्स्ट 2000 मीटर डीप जियोथर्मल वेल्स लॉन्च किए हैं इन पुगा वैली ऑफ लद्दाख। तो ये भी आपके पावर बनाएंगे और इसको बिल्ड और एग्जीक्यूट किया है ONGC एनर्जी सेंटर ने। देन नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपका, वो 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है, एक अहमदाबाद गुजरात में, दूसरा गुवाहाटी असम में, टू बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इंडियाज़ ग्रोइंग चिप मेकिंग इकोसिस्टम। नेक्स्ट है गुजरात, देखिए उन्होंने एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 जीता है फॉर इट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन हॉर्टिकल्चर एट द 17th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो हॉर्टिकल्चर आपको पता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनकी जो सब पैदावार होती है। तो ये जो अवार्ड है 2008 से दिया जाता है और किसकी रिकमेंडेशन पर बने थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। एंड देन इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप एंड इसके जजमेंट कौन करते हैं? तो एक कमेटी बनती है विच इज़ लेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस P साथा शिवम। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने MOU साइन किया है विद UN हैबिटेट। तो ये UN की ना एक डेडिकेटेड आर्म है जो आपके बेसिकली सेटलमेंट से, अर्बन सेटलमेंट से डील करती है, टू बिल्ड क्लाइमेट स्मार्ट वेल प्लान्ड सिटीज़ अक्रॉस दी स्टेट। तो इसके लिए जो आंध्र प्रदेश है आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएगा फॉर अर्बन अफेयर्स इन अमरावती, जो फोकस करेगी UN हैबिटेट के साथ मिलकर ऑन अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजिटल गवर्नेंस एंड म्यूनसिपल फाइनेंस। और इसे साइन किया है आपके आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू जी ने और UN हैबिटेट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एना क्लॉडिया रॉशबैक जी ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 नए देखो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए हैं ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो आपका हर साल जुलाई 15 को मनाया जाता है। एक तो है कौशल सेतु, ये क्या है? ये यूपी के स्किल डेवलपमेंट मिशन के ही अंतर्गत उसका ही पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है, वेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनर्स कैन रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन। देन दूसरा है कौशल सारथी, ये क्या है? ये एक आपकी हर डिस्ट्रिक्ट की डिजिटल डायरेक्टरी है फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ टू सर्च फॉर नियर बाय ट्रेनिंग सेंटर्स, अवेलेबल स्किल कोर्सेज एंड रजिस्टर ट्रेनिंग पार्टनर्स।
चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग ने देखो अपना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स लॉन्च किया है 2026 का। सो इसमें आपके क्या होता है, बेसिकली रैंक किया जाता है स्टेट्स एंड यूटीज़ को कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें पता है क्या होती है आपकी, एफडीआई की हम बात करते हैं, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो परमानेंट टाइप ऑफ कैपिटल होती है, ठीक है। तो टॉप 5 ओवरऑल स्टेट्स इसमें कौन से आए हैं आपके, जो 85% एफडीआई इन्हीं 5 स्टेट्स में आ रही है, ठीक है। सो नंबर 1 है गुजरात, देन नंबर सेकंड है महाराष्ट्र, नंबर थर्ड है तमिलनाडु, नंबर फोर्थ है गोवा एंड नंबर फिफ्थ है ओडिशा। देन लोएस्ट रैंक्स भी देख लेते हैं हम किसे मिले हैं, तो लक्षद्वीप आपका लास्ट पे है 36 पे, देन लद्दाख 35 पे है, अंडमान एंड निकोबार 34 पे, मणिपुर 33 एंड सिक्किम 32। चलिए कैटेगरीज ना आपके ना कैटेगरी वाइज भी ना इसमें स्टेट्स रैंक होते हैं। तो आपके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो 5 आए हैं, जो हमने ऊपर देख भी लिए हैं, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। देन फ्रंट रनर्स आपके 15 आए हैं, आप रीड कर लीजिएगा, और इमर्जिंग में 8 आए हैं। इसके बाद जो आपके बाकी रह गए हैं वो आपके एस्पायरिंग में आते हैं। चलो अब इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, एक नीति आयोग का ही ऑब्वियसली इंडेक्स है, स्कोरिंग टूल है, जिसमें आपके 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ को रैंक किया जाता है कि कौन कितना अट्रैक्टिव है टू इन्वेस्टर्स। तो इसको ना नीति आयोग की 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो 2024 हुई थी उसमें सजेस्ट किया था, और यूनियन बजट 25-26 में ऑफिशियली इसे इंडेक्स को लॉन्च किया था। और इसमें क्या है, तो देखो वर्ल्ड बैंक का ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रेमवर्क होता था, ठीक है, उसका एक तरह से हमने अपना इंडियन मॉडल बना लिया। चलिए आपका इसमें 8 पिलर्स पर ना जज किया जाता है, 100 मार्क्स का पूरा स्कोर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिजनेस क्लाइमेट, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेटरी ईज, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ और एनवायरमेंटल रेजिलियंस पे। तो इसमें आपके 4 टीयर्स होते हैं, टॉप परफॉर्मर्स यानी कि जिन्हें 50 से अबव स्कोर मिला है, फ्रंट रनर्स 45 से 50 के स्कोर में, इमर्जिंग परफॉर्मर्स 40 से 45 के स्कोर में, और एस्पायरिंग स्टेट्स जिनको 40 से कम का स्कोर मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग ने देखिए एक 10 ईयर स्ट्रैटेजी निकाली है टाइटल्ड रोड मैप फॉर बिल्डिंग इंडिया एज अ लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर हाउस बाई 2035। आपको पता है देखो बायो इकोनॉमी में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम ग्रो भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने ना कहा है कि आप पहले टारगेट्स देखिए, रोड मैप में उन्होंने कहा है कि टारगेट्स रखिए। टारगेट्स उन्होंने कहा है कि हमें 2035 तक $691 बिलियन का बायो इकोनॉमी बनना है, और 2047 तक $2.6 ट्रिलियन का, ठीक है, और 30 मिलियन हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट करनी है, और ग्लोबली हमें टॉप 3 बायोटेक्नोलॉजी लीडर्स बनना है वर्ल्ड में। अब उन्होंने गोल्स तो बता दिए, इसको अचीव कैसे करना है, तो उसके लिए उन्होंने 6 नेशनल बायो मिशंस भी बताए हैं, जिसमें है जीन इंडिया कि जेनेटिक साइंस और प्रिसीशन हेल्थ केयर पर काम कीजिए, एग्री बायो, अब इसमें आपका सारा क्रॉप और एग्रीकल्चर रिलेटेड आ गया, बायो एक्स फाउंड्री, ठीक है, जिसमें आपके बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक बायोलॉजी, वन हेल्थ ग्रिड जिसमें आपके डिजीज़ का ट्रैकिंग, सेफ्टी, पेंडेमिक प्रिपेयरनेस, देन मेरीन बायोटेक्नोलॉजी भी जिसमें आपके ओशन एंड मेरीन रिसोर्सेज का सब कुछ आएगा, देन बायो फार्मा तो देखो हमें पता ही है, मेडिसिन एंड थेरेप्यूटिक्स। चलिए इसके लिए उन्होंने कहा है 50,000 करोड़ बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड भी बनाएंगे। ये अभी प्रपोज्ड है, सरकार ने मान नहीं लिया, ये बस इन्होंने एक रोड मैप बताया कि आप ये कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा 26 से 35 के लिए आप इतना दीजिए फंड, एंड इसे आप इंडिया का जो 1 लाख करोड़ का R&D फंड है ना उसी में से लीजिए, एंड ये जो है इससे आप कमर्शियल स्केल अप कीजिए, बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगाइए, फर्मेंटेशन हब्स लगाइए, बायो मटेरियल्स, ये सब उन्होंने आइडिया दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने गवर्निंग बॉडी, देखो जब नीति आयोग रिपोर्ट निकालता है ना वो पूरी स्टडी करके निकालता है। ये तो रिपोर्ट इतनी बड़ी है ना, मतलब वो हर एक चीज़ बताते हैं कि आपको चलना कैसे, पूरी वो कहते हैं रोड मैप दे के बताते हैं। चलिए इसके साथ साथ उन्होंने कहा 4 न्यू एजेंसीज भी लगाइए। सबसे पहले एम्पावर्ड कमेटी ऑन नेशनल बायो मिशंस, देन नेशनल बायोडेटा काउंसिल बनाइए, बायो इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी फोरम, एंड बायो IP एंड इनोवेशन इवैल्यूएशन एजेंसी। चलो नेक्स्ट है दाई हात्सू जापान ओपन 2026। तो आपका बैडमिंटन की सुपर 750 टूर्नामेंट होता है, ये टोक्यो में हुआ है। सो विनर्स देख लेते हैं इसके। विमेन सिंगल्स में इंडिया की 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु जी ने देखिए हमें हमारा सिर फक्र से ऊंचा किया है। वो अपना उन्होंने पहली बार जापान ओपन टाइटल जीता है, और किसको हराया उन्होंने, जापान की अकाने यामागुची जी को। देन मेन सिंगल में क्रिस्टो पोपोव जो फ्रांस से हैं उन्होंने जीता, उन्होंने जापान के कोकी वातानाबे को हराया। देन मेंस डबल को जीता है फजार आल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री जो इंडोनेशिया से हैं। विमेन डबल्स जीते हैं किम हाई जियोंग और कोंग ही योंग जो साउथ कोरिया से हैं, और मिक्स डबल जीते हैं फेंग यांगजे एंड ह्युआंग डोंगपिंग जो चाइना से हैं।
चलो नेक्स्ट है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी और बीएआई के प्रेसिडेंट डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने ऑफिशियल मैस्कॉट और एंथम लॉन्च कर दिया है फॉर अपकमिंग BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 जो आपकी न्यू दिल्ली में होंगी। तो मैस्कॉट कौन बनेगा? पीको। तो ये आपके इंडियन का जो पी फाउल है, इंडियन पी फाउल में आपका बेसिकली पीकॉक और पीहन दोनों आते हैं, उनको मिलके पी फाउल बोलते हैं। सो वो उससे इंस्पायर है ये मैस्कॉट। और एंथम जो है उसमें आपके इंडिया के 16 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के जो मेंबर स्क्वाड है, जिसमें आपके PV सिंधु, लक्ष्य सेन जी, बड़े बड़े चिराग शेट्टी जी, ये सब फीचर कर रहे हैं। और ये टूर्नामेंट आपका अगस्त में होगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है स्पेन जो है, उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। मुझे तो लग रहा है मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, शायद सबने रात को बैठ के ये देखी होगी गेम आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम थी। सो स्पेन ने जीत लिया है और उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना को 1-0 के गोल से हराया है। और ये आपका कहाँ हुआ था? मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, USA में। और इसमें क्या है, आपका एक ही गोल स्पेन ने किया, वो भी 106 मिनट, जो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला था। और इसमें जो सब्स्टिट्यूट फेरन टोरेस थे, उन्होंने किया गोल। चलिए 2026 टूर्नामेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें 48 टीम्स ने पार्ट लिया था क्रॉस 12 ग्रुप्स विद 104 टोटल मैचेस, जो आपके USA, मेक्सिको और कनाडा में खेले गए। गोल्डन बॉल किसको मिली है? जो बेस्ट प्लेयर होती है उनको मिलती है, रॉड्री जो स्पेन से हैं। गोल्डन बूट जो टॉप स्कोरर होते हैं उनको मिलते हैं, तो केलियन मबाप्पे को मिला है जो फ्रांस से हैं, उन्होंने 10 गोल्स किए। देन गोल्डन ग्लव रिकॉर्ड जो है वो यूनाई सिमोन जो स्पेन के हैं, उनको 7 क्लीन शीट्स मिली हैं 8 मैचेस में। देन जो लियोनल मेसी हैं, वो ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर बने हैं टू स्टार्ट अ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल एंड फर्स्ट प्लेयर टू स्टार्ट इन 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स। तो उनको सिल्वर बॉल मिली है इसके लिए विद 8 गोल्स एंड 4 असिस्ट। चलिए नेक्स्ट है पाकिस्तान जो है आपका 14th एडिशन ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन के जो गेम्स होते हैं वो करेगा मार्च 2027 में होस्ट अक्रॉस 3 मेजर सिटीज़, इस्लामाबाद, लाहौर एंड फैसलाबाद। तो इन गेम्स के बारे में जान लेते हैं। गेम्स आपका नवंबर 26, 1981 से खेला जा रहा है, पहली बार न्यू दिल्ली में ही फाउंड हुआ था। और क्यों है ये? टू प्रमोट फ्रेंडशिप, यूनिटी एंड गुडविल अमंग योर साउथ एशियन नेशंस। इसमें आपके 8 सार्क नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जर्नल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स जो हैं, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, CSIR के अंतर्गत ही आता है, इस पर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्यों साइन किया? टू जॉइन द नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो CSIR है वो इसे मेंटेन करती है। अब इसमें जो भी आपके कंट्रोलर जर्नल हैं पेटेंट्स वाले, उनके ऑफिसर्स जो भी हैं, एग्जामिनर्स हैं, उनको कोई भी रिसर्चर्स जो उन पे काम करते हैं, उनको डायरेक्ट डिजिटल एक्सेस मिल जाएगी टू थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स, ई-बुक, स्टैंडर्ड्स एंड रिसर्च डेटाबेसेस, ठीक है। NKRC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसे आपका CSIR NIS CPR मैनेज करता है, और इसमें क्या है, आपके 82 टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन से रिसोर्सेज वो पूल करता है। नेक्स्ट है अकासा एयर एंड भारत पेट्रोलियम, आपका BPCL जो है, उन्होंने MOU साइन किया टू स्पीड अप द एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इन इंडिया। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो हैं, उन्होंने राहुल हिमालयन जी को एडिशनल चार्ज दे दिया ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC तो सब जानते ही हैं ना, बुकिंग करते हो ना अपनी ट्रेन टिकट्स की। सो उनको ये आपका जो मिला है चार्ज, ये मिला है क्योंकि रिज़ाइन कर दिया था जो प्रीवियस CMD हैं संजय कुमार जैन जी ने। और ये जो हैं, इनको देखो ऑलरेडी ये डायरेक्टर हैं टूरिज़्म एंड मार्केटिंग के, अब उसके साथ साथ ये इसको भी संभालेंगे। ये 1999 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर हैं। और IRCTC के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। नवरत्ना CPSC है, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के अंतर्गत काम करती है, 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। नेक्स्ट है एंडी बर्नहम जो हैं, वो 59th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ऑफ यूनाइटेड किंगडम, सो फॉलोइंग रेजिग्नेशन ऑफ केयर स्टार्मर। नेक्स्ट है सेनेगल के जो प्रेसिडेंट हैं आपके बासिराओ दियोमे फाए जी, उनको न्यू चेयरमैन बना दिया गया ऑफ द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास जिसे हम बोलते हैं, ड्यूरिंग द 69th ऑर्डिनरी सेशन इन फ्री टाउन सिएरा लियोन। तो 1 साल के लिए वो इस टर्म को संभालेंगे।
और ये जो है ये फर्स्ट टाइम है कि सेनेगल के कोई जो टॉप लीडरशिप है वो इकोवास की पोस्ट को होल्ड करेगा, जब से ये बनी है आपकी इकोवास 1975 में। तो फ़ाए जो हैं वो रीजनल कॉपरेशन पर काम करेंगे, उन्होंने कहा है, मेंटेनिंग डायलॉग विद ब्रेक अवे नेशंस एंड इम्प्रूविंग यूथ पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस। इसके साथ साथ जो आपके बिरम दियोप हैं उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया इकोवास कमीशन का फॉर 26 टू 2030 टर्म। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने नई बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है RSS @100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस एट उप राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। और इसे ऑथर करा है बुक को श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी जी ने, और पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन जी ने। चलिए नेक्स्ट है इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल जी, सब जानते होंगे, तो उन्हें ऑनर किया जा रहा है विद प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विस इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर डिफेंस एंड काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट है रिलायंस जियो जो है उसे ऑफिशियल टेक्निकल अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम इन स्पेस, इंडिया स्पेस रेगुलेटर जो है, to launch its own constellation of around 1600 low earth orbit satellites। चलिए नेक्स्ट है हैदराबाद की, देखिए एक स्पेस स्टार्टअप है, प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, तो उन्होंने विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च किया है अंडर मिशन आगमन फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो ये फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जो लो अर्थ ऑर्बिट तक लॉन्च हुआ है इंडिया का। सो इंडिया वर्ल्ड की थर्ड कंट्री बन गई है जिसमें प्राइवेट, जिनके पास ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी आ गई है आफ्टर US एंड चाइना। सो जो विक्रम-1 है ये एक 7 स्टोरी टॉल 4 स्टेज रॉकेट है, और इसमें आपके पेलोड जो भेजे गए हैं 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे गए हैं। इसमें क्या क्या गया ऑन बोर्ड, तो सैटेलाइट्स आपका स्कोप गया है जो स्काई रूट का खुद का एक पेलोड है, सोलारस S3 है जो एक डेमो सैटेलाइट है बाय ग्रह स्पेस, देन एम्ब्रेस है जो एक रोबोटिक आर्म है बाय कॉस्मोसर्व स्पेस मेंट फॉर क्लीनिंग स्पेस जंक। इसके साथ साथ एक टेक डेमोज है जो 2 एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स हैं फ्रॉम जर्मनी, और उसके साथ साथ एक लैब ग्रोन डायमंड लोटस आर्ट वर्क भी भेजा गया है कार्गो में, एंड देन एक 18 के गोल्ड माइक्रो रॉकेट होल्डिंग टाइनी स्कल्पचर्स ऑफ लेजेंडरी साइंटिस्ट CV रमन जी, विक्रम साराभाई जी, APJ अब्दुल कलाम जी, ये भी भेजा गया है। और एक हैंड रिटन पोस्ट कार्ड है फ्रॉम PM नरेंद्र मोदी जी विद द मैसेज वंदे मातरम, और इसके साथ और भी बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स भेजे गए हैं। नेक्स्ट है 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके दिए गए हैं 2024 के लिए। सो ये जो हैं इसकी कैटेगरीज हम देख लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म आपकी रही है आर्टिकल 370, बेस्ट एक्टर बने हैं मामूथी फॉर ब्रह्मयुगम मलयालम एंड कार्तिक आर्यन बने हैं फॉर चंदू चैंपियन हिंदी मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370। बेस्ट डायरेक्शन मिली है राजकुमार पेरीसामी जी को फॉर आमारन तमिल मूवी है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म रही है कल्कि 2898 AD जो तेलुगु मूवी थी। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर रहे हैं रणदीप हुड्डा फॉर स्वतंत्र वीर सावरकर जी जो हिंदी मूवी थी। और देखो जो बेस्ट फीचर फिल्म है ना उसको हमेशा स्वर्ण कमल मिलता है उसके डायरेक्टर को, और 3 लाख रुपीज़ का प्राइज़ मिलता है। बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस जो भी होते हैं उनको रजत कमल मिलता है यानी कि सिल्वर लोटस, और इसके साथ साथ 2 लाख का प्राइज़। नेक्स्ट है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया है फॉर क्यू डेंगा। ये क्या है, ये इंडिया की फर्स्ट डेंगी वैक्सीन बन गई है मैन्युफैक्चर्ड बाय तागेदा बायो फार्माक्यूटिकल्स। तो ये 4 से 60 साल के लोगों को लग सकती है। 2 शॉट्स दिए जाते हैं 3 महीनों के भीतर, ठीक है, एक पहला शॉट लगेगा फिर 3 महीने बाद दूसरा लगेगा। एंड ये क्या है, ये एक तरह से इसमें लाइव जो आपका है ना टाइप रहता है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और ये जो चारों टाइप है ना डेंगू वायरस के उसके अगेंस्ट बचाता है। देन इसको जो है और इसे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्री क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो चुके हैं जिसमें 28,000 पार्टिसिपेंट्स आपके ग्लोबली पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर्स ने देखिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ किया है और उसके थ्रू एक न्यू जायंट गैस प्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम है बीटा पिक्टोरिस डी। तो ये 63 लाइट ईयर्स अवे है। तो देखो आपको पता है स्पेस में डिस्टेंस लाइट ईयर्स में नापा जाता है फ्रॉम अर्थ, और ये क्या है, ये एक बहुत अभी ना यंग स्टार सिस्टम है जिसे ये ऑर्बिट करता है। देखो इससे पहले ना क्या है, ये बीटा पिक्टोरिस ना आपकी पूरी
चल रही हैं प्लैनेट्स का, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपका बीटा पिक्टोरिस ना एक स्टार सिस्टम है। सो अभी तक हिस्ट्री में ना 2 ही स्टार सिस्टम्स आपके देखे गए हैं जिनकी इमेज हमारे पास हैं। सो बीटा पिक्टोरिस उसमें से सेकंड है। बीटा पिक्टोरिस के आपके 3 प्लैनेट्स जो हैं हमें पता चल चुके हैं। तो सबसे पहले आपका बीटा पिक्टोरिस पी देखा गया था, फोटोग्राफ किया गया था, देन बीटा पिक्टोरिस सी और अब बीटा पिक्टोरिस डी। चलो नेक्स्ट है डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। हर साल आपका जुलाई 17 को मनाया जाता है। और क्यों इस साल, देखो इसी दिन जुलाई 17 को 1998 में आपका रोम स्टैट्यूट बना था, विच वॉज ट्रीटी दैट क्रिएटेड योर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ठीक है। देखो अडॉप्ट हो गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, चालू आपका बहुत टाइम के बाद हुआ था, पर इस स्टैट्यूट से क्रिएट हो गया था। और पर्पस क्या है देखिए इसका, आपके कोर्ट की बात कर लें, इस दिन की बात कर लें, टू प्रमोट ग्लोबल जस्टिस, सपोर्ट विक्टिम राइट एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर 4 मेजर ग्लोबल क्राइम्स विच इज़ योर जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। चलो इसे इस्टेब्लिश किया था मेंबर स्टेट्स ऑफ द रोम स्टैट्यूट ने डिक्लेयर किया था ड्यूरिंग देयर फर्स्ट रिव्यू कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कंपाला युगांडा इन 2010। देन डे जो है इसको ऑफिशियली लीड करता है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, अलॉन्गसाइड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। लास्ट है आपका इंटरनेशनल मून डे। तो ये हर साल आपका जुलाई 20 को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम 2022 में मनाया गया था। एंड क्यों, क्योंकि आपके जुलाई 20 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी और बज एल्ड्रिन जी जो हैं वो फर्स्ट ह्यूमंस बने थे टू लैंड ऑन लूनर सरफेस ड्यूरिंग अपोलो 11 मिशन। एंड इसके साथ साथ आपका इसे प्रपोज किसने किया था, तो मून विलेज एसोसिएशन जो है उन्होंने प्रपोजल दिया था वाया योर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स एंड कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। तो उन्होंने प्रपोज किया, तो उनका प्रपोजल मान लिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया दिसंबर 9 2021 में, और इंटरनेशनल मून डे आपका जुलाई 20 को मनाया जाने लगा। चलिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम्स की, आरबीआई ग्रेड बी की, तो आपके पास देखिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट जगह आप आ गए हो। आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम है, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करनी है और आपका बिगनर टू बैंक का कोर्स है अगर बैंक पीओ की तैयारी करनी है। देखो सब मिल जाएगा और आशुतोष सर की गाइडेंस तो मतलब वो कहते हैं ना सबसे बेस्ट आपको मिलेगी इसमें। और उसके बाद भी आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो देखो कोर्स के जो आपके कोर्सेज़ के लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप उसके बावजूद भी हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आप उस पर मैसेज कीजिए और आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे।